हेलो, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं सब समझ में आ रहे हैं? जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछते चलिए, ठीक है। आज हमको पढ़ना है जगत एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा का संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थो एंड पोडा मीन्स इसमें जो पैर हैं वो 4 जोड़ी से अधिक होते हैं, संधित होते हैं। और ये एक इसमें बेस इसका जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जगत एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 9 लाख जातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट वर्ग भी पूरा आता है। इसमें कई प्रकार के जंतु हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। वो इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें संधित उपांग पाए जाते हैं। संधित उपांग का अर्थ है कि टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए पैर होते हैं, या फिर मुख उपांग होते हैं जो कि मुख के आसपास में होते हैं, भोजन को पकड़ने में, अशन करने में, या फिर दंश करने में, या भोजन को चूसने में अलग अलग तरह से मदद करते हैं। तो ऐसे जीवों को इसमें रखा गया है ऑर्थोपोडा में। सबसे बड़ा संघ है, 9 लाख जातियां इसमें हैं। इसमें जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। जिनमें अप्रत्यक्ष होता है उनमें लार्वा बनते हैं, और लार्वा के बाद में कई तरह के लार्वा भी बनते हैं। एक ही लार्वा के बाद कायांतरण से नया जीव बन जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे तितली है, या फिर चींटी है, या मच्छर है, या खटमल है, इनमें अलग अलग प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। एक प्रकार के लार्वा भी हो सकते हैं, कई प्रकार के लार्वा भी हो सकते हैं। मधुमक्खी है, जीवन व्रत जो है वो कई तरह का होता है। इनमें जो जनन है किसी किसी में अनिषेक जनन भी पाया जाता है। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी में निषेक जनन भी होता है, अनिषेक भी जनन होता है। मतलब बहुत काफी डिफरेंस है इसमें। और इसमें थोड़ा सा विकास भी हुआ है। क्या विकास हुआ है कि इनका सिर, धड़ और वक्ष जो है वो बटा हुआ है। इनमें पाचन तंत्र भी पाया जाता है, इनमें परिवहन तंत्र भी पाया जाता है। और इनकी जो एक मुख्य विशेषता है कि इनमें देह गुहा पाई जाती है, और उस देह गुहा में रक्त भरा हुआ रहता है। और ऐसी देह गुहा जिसमें रक्त भरा हुआ होता है उसे हीमोसील कहते हैं। और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। रक्त का रंग सफेद होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र वायु नलिकाओं श्वसन जो है वायु नलिका द्वारा भी होता है, त्वचा द्वारा भी होता है, क्लोम्स या क्लोम्स द्वारा भी इसमें पाया जाता है। अलग अलग तरह से जो अलग अलग जीवों में होता है। कई प्रकार के जीव इसमें होते हैं। तो चलिए देखते हैं संघ ऑर्थोपोडा के लक्षण। सबसे पहला तो इसका लक्षण है कि इसमें संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। संयुक्त उपांग जिनमें अलग अलग नाम होते हैं, मैंडेबल, मैक्सिली, ऐसे अलग अलग, फर्स्ट मैक्सिला, सेकेंड मैक्सिला, या किसी में चूषक अंग है, किसी में चूसने के लिए चूषक है, इस तरह अलग अलग होता है। ये द्विपार्श्व सममित है, द्विपार्श्व सममित जीव है। त्रिस्तरीय है, 3 स्तर से बना होता है। त्रिस्तरीय, विखंडी, अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है। और इसमें संधित उपांग पाए जाते हैं। काइटिन का बाह्य कंकाल होता है। काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन का बाह्य कंकाल होता है जो त्वचा के ऊपर एक आवरण बना के रखता है, जिससे त्वचा मुलायम त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें जो इसका शरीर है वो सिर, वक्ष व उदर में बटा हुआ होता है। अभी तक आप जितने भी संघ पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं था। इसमें पहली बार ये संघ ऐसा आया है जिसमें शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा है। और इसका एक मुख्य जो लक्षण है
कि देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। देह गुहा को हीमोसील कहते हैं क्योंकि उसमें रक्त भरा होता है। पूरी देह गुहा में रक्त भरा होता है। फिर अगला, इसमें जो श्वसन है वो इसकी स्वतः से भी हो सकता है। अलग अलग जीव है, बहुत बड़ा संघ है। श्वसन सतह से या फिर क्लोम से, कुछ जीवों में क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम से, या फिर कुछ में वायु नलिका द्वारा, जैसे कॉकरोच में वायु नलिका का जाल होता है, उससे होता है, वायु नली द्वारा होता है। और इसमें पेशियां सुदृढ़ पाई जाती हैं, ज्यादातर रेखित पेशियां इसमें पाई जाती हैं। इसमें हृदय भी पाए जाते हैं। देहगुहा को हीमोसील कहते हैं, उसमें रक्त भरा होता है। और जो परिवहन तंत्र है वो खुला परिवहन तंत्र होता है। खुला परिवहन तंत्र यानी रक्त नलिकाओं में नहीं बहता। रक्त परिवहन तंत्र खुला, जिसमें हृदय व धमनियां पाई जाती हैं। हृदय व धमनी पाई जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद, और हृदय कहाँ पर होता है? हृदय पृष्ठ सतह पर, हृदय पृष्ठीय होता है। पृष्ठ सतह जहाँ पीठ होती है वहां पर पाया जाता है। इसमें जो उत्सर्जन है वो मेल्पीगी नलिकाओं द्वारा, जैसे कि कॉकरोच में उत्सर्जन मेल्पीगी नलिका द्वारा, मेल्पीगी नलिका, या फिर कुछ में मेटानेफ्रीडिया, कुछ में नेफ्रीडिया द्वारा, होता है उत्सर्जन मेल्पीगी नलिका द्वारा या नेफ्रीडिया द्वारा। जैसे कॉकरोच में बहुत सारी मेल्पीगी नलिका होती है जो पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में चेंज कर देती है। उसके बाद में उसमें उत्सर्जन वास्तव में यूरिक एसिड के रूप में ही होता है। अधिकतर में जो इसके जंतु हैं उनमें इस तरह का पाया जाता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो मस्तिष्क है वो वलय के रूप में होता है। मस्तिष्क तंत्रिका गुच्छिकाओं के वलय के रूप में होता है, यानी तंत्रिका गुच्छिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, तथा दोहरा तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। दोहरा तंत्रिका रज्जु होता है जिसमें से प्रत्येक खंड में तंत्रिका गुच्छिकाएं निकलती हैं। प्रत्येक खंड में तंत्रिका गुच्छिका निकलती है। निकलते हैं और निकलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ज्यादातर इसके जंतु एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी यानी नर और मादा अलग अलग शरीर होते हैं। एक लिंगी व लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी नर और मादा के रूप अलग अलग होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि अपन ने केचुए में पढ़ा था तो वो तो उभयलिंगी होते हैं, लेकिन एनेलिडा उभयलिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं और लैंगिक द्विरूपता भी इनमें पाई जाती है। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है और ये अंड प्रजक हैं। ये अंड प्रजक हैं
यानी अंडे उत्पन्न करते हैं, सजीव उत्पन्न नहीं करते। और जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। आप इतना सारा पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा ना। प्रत्यक्ष यानी जैसा जीव जन्म लेता है, अंडे में से निकलता है, जीवन भर वैसा ही रहता है। अप्रत्यक्ष यानी पहले लार्वा बनेगा एक टाइप का या कई प्रकार का, उसके बाद जो जीव बनेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। लार्वा अवस्था कई तरह की, कई तरह की भी हो सकती है। कुछ में एक तरह की होती है, कुछ में कई तरह की होती है। और जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनिषेक जनन द्वारा पैदा होते हैं। जैसे चींटियों में और मधुमक्खी में जो मजदूर मक्खी होती है वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होती है, यानी वो बंध होती हैं, वो अपनी संतानें उत्पन्न नहीं कर सकती। अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ये थी संघ ऑर्थोपोडा की विशेषताएं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें संयुक्त या संधित उपांग, संयुक्त व संधित उपांग दोनों ही आप लिख लेंगे। संधित का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में जुड़े हों, इस तरह का। संयुक्त व संधित उपांग, उपांग का मतलब होता है कि पैर तो होंगे ही, साथ में मुंह के आसपास या अन्य अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए अंग पाए जाते हैं। संयुक्त व संधित उपांग होते हैं। ये सबसे बड़ा जो इसका संघ है, इसमें 9 लाख जातियां पाई जाती हैं। द्विपार्श्व सममित है, त्रिस्तरीय है, विखंडीकृत है, यानी शरीर अंदर बाहर से भागों में बटा होता है। अंग तंत्र स्तर का इसमें संगठन स्तर पाया जाता है। काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। देह गुहा को हिमोसील कहते हैं क्योंकि उसमें रक्त भरा होता है। श्वसन सतह से होता है, क्लोम से होता है, वायुनली द्वारा होता है या रेखित पेशियों द्वारा होता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है इसमें, और जिसमें कि हृदय होता है और धमनियां होती है। किसी किसी में एक से ज्यादा हृदय भी पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच में 13 हृदय पाए जाते हैं। और मुख्य विशेषता है कि हृदय पृष्ठीय होता है, अधर तल पर नहीं पाया जाता, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। इसमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका द्वारा होता है या फिर नेफ्रीडिया द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क वलय के रूप में पाया जाता है। दोहरा तंत्रिका रज्जु होता है जिसमें प्रत्येक खंड से, जो दोहरा तंत्रिका रज्जु है उसमें प्रत्येक खंड से तंत्रिका गुच्छिकाएं निकलती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। एक लिंगी होता है ये इसके जंतु, और उनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता यानी नर अलग दिखता है और मादा अलग दिखती है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है इनमें। ये अंड प्रजक होते हैं यानी अंडे उत्पन्न करते हैं। जो इनका डेवलपमेंट है अंडे से जीव बनने का, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जैसा अंडे से जीव निकला वैसा ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन यदि अप्रत्यक्ष है इसका मतलब कि अंडे से पहले जो जीव निकलेगा वैसा वयस्क जीव नहीं होगा। अंडे से पहले लार्वा या अन्य प्रकार की इल्ली या इस प्रकार की कोई रचना निकलेगी जो विकास करेगी और अलग अलग अवस्थाओं से गुजरेगी और उसके बाद वो वयस्क बनाएगी। अनिषेक जनन इनमें पाया जाता है। जैसे तितली है, तितली में क्या होता है, तितली में अंडे से इल्ली निकलती है। इल्ली पत्तियों को खाती है, बड़ी होती है, फिर उसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है जिसके अंदर इल्ली बंद हो जाती है, प्यूपा कहते हैं। उसमें से फिर तितली निकलती है। इसी तरह मच्छर में आप अलग अलग इसके प्रजातियां देखेंगे तो अलग अलग तरह से परिवर्तन होता है। अब है इसके उदाहरण। तो उदाहरण में अब इसमें बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जा रही हूँ। कॉकरोच वगैरह अपन इसमें अपने कोर्स में है जिसमें अपन उपांग पढ़ेंगे इसके कैसे होते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही लगभग सभी में पाए जाते हैं। तो इसमें एक इसका उदाहरण है जिसका नाम है ट्राइऑर्थस। ये जो ट्राइऑर्थस है इसका आप याद रख लें, ये जीवाश्म है, ये जीवाश्म ऑर्थोपोड है।
जो अब नहीं पाया जाता, जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, विलुप्त हो चुका है और ये चट्टानों में इसका जीवाश्म प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो है इसका उदाहरण वो है स्कॉर्पियो यानी बिच्छू। आप परिचित होंगे, स्कॉर्पियो बिच्छू, इसमें डंक पाया जाता है, वो भी क्या है, इसका एक उपांग है। ये अपने शिकार को उससे बेहोश कर देता है और फिर उससे उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। फिर अगला है पिक्नोमोनस। अगला इसका एग्जाम्पल है पिक्नोमोनस। पिक्नोमोनस को समुद्री मकड़ी भी कहा जाता है। पिक्नोमोनस को समुद्री मकड़ी कहा जाता है। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत जिनसे आप परिचित हैं, झींगा मछली। ये बहुत अधिक खाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, बहुत अधिक एक्सपोर्ट होता है ये, और बहुत ही जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए पसंदीदा एक भोजन है। इसके अलावा और एग्जाम्पल है जैसे केकड़ा, क्रैब जिसको अपन बोलते हैं, और कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना वैज्ञानिक नाम है इसका। फिर उसके बाद में मिलीपीड, सेंटीपीड। अब ये मिलीपीड, सेंटीपीड कैसे जंतु है, बहुत कनखजूरी के समान दिखते हैं, लेकिन ये एनिलेट्स नहीं है, इनमें बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बेलनाकार जंतु होते हैं। मिलीपीड, सेंटीपीड, थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस पाया जाता है दिखने में। फिर अगला एग्जाम्पल है इसमें मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है। फिर मधुमक्खी, सभी प्रकार की चींटियां, मच्छर, ये सभी इसके अंतर्गत में आते हैं। जितने भी कीट वर्ग हैं जिनको अपन कीड़े बोलते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें संधित उपांग पाए जाते हैं। ठीक है। टाइऑर्थस को जीवाश्म आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है, यह अब विलुप्त हो चुका है। स्कॉर्पियो, बिच्छू, पिक्नोमोनस समुद्री मकड़ी, झींगा मछली, इस तरह ये सब में संधित उपांग पाए जाते हैं, अतः इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इसका एक एग्जाम्पल कॉकरोच है, जो अपन अपने कोर्स में है और अपन आगे पढ़ेंगे, तो संधित उपांग क्या होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं संघ जो है वो मोलस्का, इसके बारे में आ जाता है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, इसके जंतु कैसे होते हैं। जो संघ मोलस्का के जंतु होते हैं उनमें उनकी विशेषता है कि उनका शरीर बहुत ही मुलायम होता है और शरीर के चारों ओर एक स्किन का एक विशेष प्रकार का आवरण होता है जिसे प्रवार कहा जाता है, जिसे प्रवार कहा जाता है। और इस प्रवार से कैल्शियम जो है वो रस के रूप में निकलता है। ये प्रवार कैल्शियम का स्त्रावण करता है, वो कैल्शियम जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपने शरीर के चारों ओर एक आवरण बना लेता है। आपने अपने बचपन में जब रेत वगैरह कोई मकान का कंस्ट्रक्शन होता है या कुछ होता है तो उसमें रेत आती है, उसमें बहुत सारे सीपी और शंख चुने होंगे। तो वो जो सीपी ढक्कन कभी कभी बंद वाली भी मिलती है, शंख छोटे छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, वास्तव में वो घोंघा होते हैं। और बहुत बड़ा सा शंख जो हम घर में बजाते हैं उसके अंदर भी एक जीव रहता है जो किस संघ के अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जंतु बहुत मुलायम शरीर वाले होते हैं, स्किन का प्रवार का आवरण होता है जिससे कैल्शियम निकलता है और वो कैल्शियम चारों तरफ जम जाता है और उससे कैल्शियम जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर डिफरेंट आकार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जंतु जो है वो बहुत ही मुलायम होते हैं। तो कोई जंतु बहुत कुंडलित हो जाते हैं। जब कुंडलित हो जाते हैं तो जिस तरह से वो कुंडलित उनका शरीर होता है उसी तरह से बाहर आवरण भी बन जाता है। तो उनका जो प्रवार के बाहर निकला हुआ कवच है उसका शेप अलग अलग हो जाता है। जैसे कि शंख जो हम पूजा में घर में बजाते हैं, वो शंख भी छोटे साइज के भी मिलते हैं, बड़े साइज के भी मिलते हैं। नियोपलाइना
जंतु उसके अंदर रहता है। जैसे जैसे ये जंतु बड़ा होता जाता है तो पुराना वाला कवच छोड़कर नया कवच बना लेता है। तो पुराने कवच हमें मिलते हैं जो शंख के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सीपी बहुत ही औद्योगिक महत्व का है। सीपी जब श्वसन और भोजन ग्रहण करने के लिए सीपी बंद होती है, ऐसा उसके अंदर जंतु रहता है, जब वो मुंह खोलती है तो बाहर से यदि रेत वगैरह का कोई कण उसमें चला जाता है तो सीपी उससे बचने के लिए शत्रु समझकर अपना जो कवच बनाने वाला रस है वो उसके ऊपर स्रावित कर देती है और उस छोटे से कण के ऊपर जब पूरा कवच बनाने वाला पदार्थ जमा हो जाता है तो अंदर एक बहुत सुंदर रचना बन जाती है जिसको हम मोती कहते हैं। और मोती का औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाता है, सीपी पाली जाती है और मोती का निर्माण करके इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत ही जो आभूषण बनाने के काम में आते हैं और बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला ये संघ है। जैसे ऑर्थोपोडा था उसमें भी झींगा मछली है, ये सब इनका बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, भोजन के रूप में उपयोग में होता है, वैसे ही इसका भी। तो संघ मोलस्का, इसके लक्षण है कि ये कोमल जंतुओं का संघ है। ये कोमल जंतुओं का संघ है। कोमल जंतु होते हैं, इसमें जितने भी जंतु होते हैं कोमल होते हैं और इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी जब विकास होता है तो 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर खंड विहीन होते हैं, इनका शरीर खंडों में बटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी खंड उनमें नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो समिति है वो द्विपार्श्व समित होती है। द्विपार्श्व समित जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था सबके बारे में, समिति क्या होता है, संगठन स्तर क्या होता है, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इनका शरीर कुंडलित होता है। इनका शरीर कुंडलित होता है और हर जीव अलग अलग तरह से कुंडलन करता है, उसी तरह से इनके जो बाहरी कवच है उसका आकार भी ढल जाता है। फिर और शरीर के चारों ओर त्वचा का एक आवरण पाया जाता है, प्रवार, जिसे क्या बोलते हैं, प्रवार कहते हैं। ये इसी संघ में होता है और प्रवार से कैल्शियम, प्रवार से कैल्शियम का स्त्रावण होता है, जिससे शरीर का कवच बनता है, जिससे शरीर का कवच बनता है, जिससे इनका कवच निर्मित होता है। कवच समझते हैं आप, जो रक्षा करता है। फिर इसके बाद तीसरा, जो इसमें जो सीलोम है वो अपूर्ण होती है। सीलोम यानी देह गुहा। अपूर्ण का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती, कहीं कहीं पर जहाँ परिवहन तंत्र है या जनन तंत्र है वहां पर पाई जाएगी, बाकी में नहीं पाई जाती। देह गुहा अपूर्ण होती है, पूरे शरीर की देह गुहा निर्मित नहीं होती, कहीं कहीं पर ही पाई जाती है। पाचन तंत्र इसमें पूर्ण होता है, जिसमें यकृत और अग्नाशय अभी तक किसी भी संघ में नहीं था। पाचन तंत्र पूर्ण, जिसमें यकृत व अग्नाशय जैसी
पाचक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में है, इसमें जो भोजन चबाने के लिए क्या होता है, इसमें भोजन चबाने के लिए रेडोला पाया जाता है। भोजन चबाने के लिए रेडोला उपस्थित होता है, जिससे ये भोजन चबाता है। रेडोला उपस्थित। ठीक है, फिर इसके बाद में है, इसमें जो श्वसन है वो क्लोम द्वारा भी होता है। क्लोम या फुफ्फुस द्वारा। क्लोम या फुफ्फुस द्वारा। जो श्वसन है क्लोम द्वारा भी हो सकता है, फुफ्फुस द्वारा भी हो सकता है। इनमें जो परिवहन तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। परिवहन तंत्र बंद, मतलब जो रक्त है वो नलिकाओं के अंदर बहता है। परिवहन तंत्र बंद प्रकार का, और इनका जो रक्त है वो नीला होता है। रक्त का कलर नीला होता है। रक्त का रंग नीला। अब नीला रंग क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण। कॉपर का, जैसे हमारा रक्त लाल होता है क्योंकि उसमें आयरन का यौगिक है, लेकिन इनके रक्त में आयरन का यौगिक नहीं, कॉपर का यौगिक होता है, और उसे हम कहते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण। ठीक, तो हीमोसाइनिन के कारण इनका रंग, इनके रक्त का रंग नीला होता है। ये इनकी मुख्य विशेषता है, अपन को याद रखना है। उत्सर्जन जो है वो अधिवृक्क, जिनको इंग्लिश में मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। उत्सर्जन मेटानेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नेफ्रॉन से छोटे होते हैं। मेटानेफ्रीडिया द्वारा। हमारी जो छानने की इकाई नेफ्रॉन है ये उससे छोटे होते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र युग्मित गुच्छिकाओं के वलय से बनती है। यानी मस्तिष्क बनता है उनका, और इसके अलावा इनमें गुच्छिकाएं पाई जाती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। गुच्छिकाएं उपस्थित। अब अगला इसका लक्षण है एक लिंगी व द्विलिंगी। एक लिंगी भी जीव हो सकते हैं और द्विलिंगी भी इसके जीव हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जो परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से पाया जाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ही पाया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल, पाइला, ग्लोबोसा, घोंघा, फिर सीपी, जिसको हम यूनियो भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है यूनियो ग्लोबोसा। यूनियो, जिसको हम सीपी बोलते हैं, जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है। फिर अगला जो है इसका उदाहरण ऑक्टोपस, समुद्री जीव है, और इसमें जो इसका सिर है उसके ऊपर कवच होता है और पूरा मुख लंबी लंबी भुजाओं द्वारा घिरा होता है। फिर अगला उदाहरण है नियोबलाइना,
जिससे हमको शंख प्राप्त होता है। नियोक्लाइना से शंख प्राप्त होता है, शंख मिलता है हमको। फिर इसके अलावा और जो इसके उदाहरण है, डेंटेलियम, जिसको हम टस्क शेल बोलते हैं। डेंटेलियम, जिसे टस्क शेल भी कहा जाता है। इनके मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में जाने से आपको क्या होगा, कोर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत आपको आगे वाली आने वाली क्लासेस में इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी तक के संग में बहुत डीप में जाके आपको बता रही थी, वो वैसे आपके उतने काम का है नहीं। तो जो एक सामान्य जानकारी आपके कक्षा के लेवल में आपको मालूम होना चाहिए, उतना इतने लक्षणों से आपको पता चल जाती है। मॉलस्का, ये इसके जंतु कोमल जंतु होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन स्तर होता है, त्रिस्तरीय होते हैं, खंड विहीन होते हैं और द्विपार्श्वसम्मित होते हैं। फिर इसमें जो कुंडलित शरीर होता है और शरीर के चारों ओर त्वचा का एक आवरण होता है, जिसे प्रवार कहते हैं, जिससे कैल्शियम स्त्रावित करते हैं ये जीव और अपने चारों ओर कवच का निर्माण करते हैं। कवच के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। देह गुहा अपूर्ण होती है, कहीं कहीं पर जहाँ जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, वहां पाई जाती है, बाकी जगह नहीं पाई जाती। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, जिसमें यकृत और अग्नाशय जैसी पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती है। भोजन चबाने के लिए रेडुला उपस्थित होता है, जो कि इनका मुख्य लक्षण है। श्वसन क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होता है। परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी नलिकाओं के अंदर बहता है, कहीं भी खुला रक्त नहीं बहता। रक्त का रंग नीला होता है, हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन कॉपर का ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन न पाया जाकर कॉपर के यौगिक पाए जाते हैं। उत्सर्जन मेटानेफ्रेडिया या जिसको हिंदी में अधिवृक्क भी कहा जाता है, उनके द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र युग्मित गुच्छिकाओं के वलय बनने से बनता है, गुच्छिकाएं उपस्थित होती हैं। एक लिंगी या द्विलिंगी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक लिंग पाया जाता है, कुछ में दो लिंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। उदाहरण में पाइला ग्लोकोसा, जिसको अपन घोंघा बोलते हैं, यूनियो सीपी, जिससे मोती निर्मित होते हैं। ऑक्टोपस समुद्री जीव है, जो मुख सिर के ऊपर कवच होता है और इसमें बहुत सारी भुजाएं मुख को घेरे हुए पाई जाती है। नियोक्लाइना से हमें शंख मिलता है। डेंटेलियम इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम टस्क शेल भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है, ऑर्थोपोडा शब्द का अर्थ बताइए। दूसरा, मोलस्का की मुख्य विशेषता क्या है। अगला प्रश्न, किस जीव से हमें मोती प्राप्त होता है। कौन से जीव में अनिषेक जनन द्वारा भी जीव उत्पन्न होते हैं। नॉन कॉर्डेट में सबसे बड़े संघ का नाम बताइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए और जहां नहीं समझ में आए तो पूछिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।